हेलो पीपल। तो आज हम लोग ये सिस्टम डिज़ाइन की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और जिसके लिए हम एक बुक का हेल्प लेने वाले हैं जिस बुक का नाम है डेटा सॉरी लेट मी ओके तो डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस। ऑलराइट। तो इस बुक में कुछ जो भी चैप्टर्स हैं हम उन चैप्टर्स एप्लीकेशन सॉरी व्हाट एम आई राइटिंग सो इस बुक के सारे चैप्टर्स के थ्रू हम जाएंगे और उनकी हर एक टर्मिनोलॉजी, हर एक एग्जाम्पल, हर एक चीज़ हम पढ़ेंगे। और साथ में ही अगर किसी टर्मिनोलॉजी की एक्सप्लेनेशन अगर वहाँ पे अच्छे नहीं हैं तो मैं कुछ अलग रेफरेंसेस का यूज़ करूँगा उन टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से बताने के लिए। और उनके जो भी मैं रेफरेंसेस यूज़ करूँगा उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड भी करता जाऊँगा। ऑलराइट, देन लेट्स स्टार्ट। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, रिलायबल, स्केलेबल एंड मेंटेनेबल एप्लीकेशंस। तो इस चैप्टर में मोस्टली बात की गई है कि यार रिलायबल क्या होता है, स्केलेबल सिस्टम क्या होता है और मेंटेनेबल से क्या मतलब है। ओके, बेसिकली इन टर्मिनोलॉजीज़ की मीनिंग इन जो कि रियल वर्ल्ड में होती है कि एक पर्सन रिलायबल होने का क्या मतलब है, ठीक है, कि चीज़ों को मेंटेनेबल रखने का क्या मतलब है, वही मीनिंग यहाँ पर भी है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं कि क्या होता है इनमें। ऑलराइट, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यार कि डेटा मैनी एप्लीकेशंस टुडे आर डेटा इंटेंसिव एज अपोज टू कंप्यूट इंटेंसिव। सबसे पहले यार हमें ये जानना है कि यार दो टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है डेटा इंटेंसिव, डेटा इंटेंसिव, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है कंप्यूट इंटेंसिव, कंप्यूट इंटेंसिव। ऑलराइट, तो यार कंप्यूट इंटेंसिव वो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, और वहाँ पे में हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक टाइप का कंप्यूटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं अगर उसके लिए अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या बहुत ही बड़ा कंप्यूटेशन है तो इसके लिए हमें हाई पावर वाली मशीन्स भी चाहिए होंगी, राइट? नहीं चाहिए होंगी। तो जब हाई पावर वाली चाहिए इसका मतलब ये है कि मेरा सीपीयू की पावर जो होनी चाहिए वो बहुत ही हाई होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे एप्लीकेशंस जहाँ पे कंप्यूटेशन काफ़ी बल भारी हो रहा है वहाँ पे हाई पावर चाहिए, मतलब सीपीयू की पावर अच्छी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि यार यहाँ पे कंप्यूटेशनल पावर हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, कंप्यूटेशनल पावर हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यार आपकी सीपीयू की पावर अगर कुछ है, लेट्स से पी, बट हमें पी से ज़्यादा चाहिए थी, राइट? हमें जो कुछ भी चाहिए वो पी से, तो यहाँ पे हो सकता है कि यार सीपीयू की पावर आपका लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है। सीपीयू की पावर, कंप्यूटेशनल पावर बेसिकली आपका लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है कि यार ये लिमिट कर रहा है, यार इससे ज़्यादा हम कंप्यूट नहीं कर सकते, बट एप्लीकेशन को हो सकता है ज़्यादा चाहिए हो। तो ऐसे एप्लीकेशन जो होते हैं यार उनको हम ये कंप्यूटर इंटेंसिव एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस क्या होते हैं? डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन क्या होते हैं यार कि डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन क्या होते हैं यार कि जहाँ पे जो डेटा है एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? यार डेटा हो सकता है उसकी स्कीमा बहुत ज़्यादा नेस्टिंग हो, या हो सकता है स्कीमा लेस हो, या हो सकता है डेटा चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा हो, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। ओके, तो अगर ये सारे केसेस हैं तो यहाँ पे होता है यार सीपीयू पावर इतनी ज़्यादा हमारे लिए इशू नहीं है, सीपीयू लिमिट नहीं कर रहा हमारे एप्लीकेशन को, बट डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा का चेंज होने का नेचर, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि एप्लीकेशन को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इस टाइप की एप्लीकेशन जहाँ पे कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कंप्यूटेशन पावर नॉर्मल चाहिए, बट अब चेंजेस, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि यार जैसे एक मशीन है, ठीक है, और इसमें हम जो भी यूज़र डेटा देता है हम इस मशीन में रखते हैं। अब चूँकि डेटा, अगर ये मशीन ख़राब हो गई तो डेटा भी चला जाएगा, तो हमने सोचा कि यार एक और मशीन रखते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा जाएगा इसको हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, राइट। अब बहुत सारे यूज़र हो गए और वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं,
बट एक स्पीड है ना, उसी स्पीड से ही हम ये डेटा का जो चेंजेस है वो इस यहाँ पर ले जा पाएंगे इस वाली मशीन में। अब जिस स्पीड से हम ले जा रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड से ये चेंज हो रहा है, तो हम इस स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे ना, इसके साथ नहीं कर पा रहे ना। तो यहाँ पे क्या क्या इशू आया है कि डेटा के चेंज होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही हाई है। तो ये सब जो केसेस होते हैं, मतलब ये मैंने एज एग्जांपल दिया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने कि मैंने चेंज होने का क्या मतलब बोला है। तो ये भी एग्जांपल ही है, आगे चल के हम देखेंगे अच्छे से। तो इस टाइप की एप्लीकेशन डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या जाना, एक डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन क्या होते हैं, और दूसरा हमने जान लिया कि ये आपके कंप्यूटर इंटेंसिव एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो जैसा कि उन्होंने डेफिनेशन भी कह रखा है, CPU पावर इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, इंस्टेड अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा इज the speed at which it is changing might be the limiting factor here. All right, it is the same thing that I explained just few seconds ago. All right, so again there are some concepts that it might happen that you will be thinking that how will we be able to come up with such the system. It might be very complex, but the thing is हमें जो पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप के एप्लीकेशंस या कॉम्प्लेक्स टाइप के आप सिस्टम्स देख रहे हो, ठीक है, ये सब रिसर्च होके नहीं आते। मतलब अल्टीमेटली हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, प्रोज एंड कॉन्स, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट ये बनते हैं अल्टीमेटली स्टैंडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक से। स्टैंडर्ड जो कि हम देखेंगे सब जगह यूज़ हो रहे हैं, स्टैंडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट। अगर मैं कुछ स्टोर करना है तो यार DB यूज़ हो रहा है, कहीं पे कैशिंग यूज़ हो रही है, ठीक है, कहीं पे मैसेज क्यूज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। हम ये सब देखेंगे आगे चल के क्या होता है, इनकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मोटा मोटा जान लेते हैं। DB डेटाबेस होता है, जैसे कि इसमें NoSQL डेटाबेस आते हैं, आप जानते होंगे, या फिर आपने अगर SQL पढ़ी है तो आपने रिलेशनल डेटाबेसेस पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे कि MySQL हो गया, ठीक है। तो ये सब डेटाबेसेस में आते हैं। कैशिंग में यार कोई भी डेटा है उसमें हम कैश, इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे रीड थ्रू, राइट बैक, ऐसे करके बहुत सारी होती हैं, ठीक है। और अलग टाइप की कैशिंग होती हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये हमारा वो एप्लीकेशन है, ये हमारा डेटाबेस है, अब हर बार हम डेटाबेस से डेटा लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ही स्लो होता है। तो कभी कभी क्या कहते हैं यार, कैश रख लिया कि इसमें डेटा रख लिया, अगर लेटेस्ट डेटा यहाँ है तो यहीं पास में ही ले लिया, वरना फिर अगर नहीं है तो हम डेटाबेस से मंगा लेते हैं। ये सारी स्ट्रेटजीज हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट मैं अभी के लिए सिर्फ एक जिस्ट दे रहा हूँ। मैसेज क्यूज़ क्या होते हैं? मैसेज क्यूज़ यार जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक क्यू है, और इस क्यू में क्या है कि यहाँ पे एक बंदा है जो कि मैसेज भेजना चाहता है, इसने अपने मैसेज को इस क्यू में डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया, और बाकी जिसको भी पढ़ना है वो आके यहाँ से उठा के पढ़ ले, ठीक है। तो इनको हम मैसेज क्यूज़ बोलते हैं। अच्छा, इनके भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एक काफका होता है, एक आपका RabbitMQ करके होता है, ठीक है। तो इन सबको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। मैं कहूँगा कि किसी एक को ज़रूर पढ़ लेना, टाइम मिले तो काफका का देख लेना, एक कई सारे इसके ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं YouTube पे फ्रीली। तो स्टैंडर्ड इन्हीं स्टैंडर्ड चीज़ों से मिलकर अल्टीमेटली हमारे एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ ये कहना चाह रहा था। फिर चलते हैं, देखते हैं और क्या कहना चाह रहा है। देयर आर मैनी डेटाबेसेस सिस्टम्स, तो इसके पहला पॉइंट क्या था, देयर आर टिपिकली बिल्ड यूजिंग स्टैंडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक डेटाबेसेस, कैशेस, सर्च इंडेक्सेस, स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। हम आगे चल के देखेंगे कि इंडेक्सेस क्या होते हैं, स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, बैच प्रोसेसिंग क्या है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। So there are many database systems with different characteristic, various approaches to caching, several ways of building search indexes and so on. When building an application, we still need to figure out which tools and which approaches are made most appropriate for the task at hand. तो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड ब्लॉक से तो मिलके बनेगा, बट अब डेटाबेस भी कई टाइप के हैं हमारे पास, ठीक है। NoSQL है, इसके अंदर भी ग्राफ बेस्ड है, आपका की वैल्यू पेयर वाला है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट बेस्ड है, बहुत सारे हैं, राइट। वैसे ही कैशिंग में भी कई टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैंने बताया रीड थ्रू, राइट थ्रू। मैसेज क्यूज़ में भी बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे इन मेमोरी डेटाबेस भी हो सकता है, ठीक है। मैसेज क्यूज़ में यार काफका है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इनमें से हमें चूज़ क्या करना है,
ये बता दो। नहीं बताना तो जब हमारा जो भी एप्लीकेशन होगा उसकी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या होंगी, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे हमारे हमारा जो डेटा है उसमें रिलेशनशिप 1:मैनी की रिलेशनशिप बन रही है, तो यार ऐसे हम कहते हैं कि यार ऐसे में हम डॉक्यूमेंट बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में हमें तुरंत ही सारा डेटा मिल जाता है कि जैसे जो भी है ये जिसको उसको पॉइंट कर रहा है वो इम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स में ही यहीं पर ही स्टोर होता है। तो 1:मैनी में हमें बहुत क्विकली डेटा मिल जाता है, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स सारे कि कौन सा डेटाबेस कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट ये कह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के हमारे हिसाब से हमारे कि हम क्या चूज़ करने वाले हैं इन टेक्नोलॉजीज़ में से वो चेंज होता है, और यही हमें डिसाइड करना होता है। यहीं पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि वी नीड टू डिसाइड, वी नीड टू फिगर आउट which tool and approaches are most appropriate for the tasks at hand. Alright, तो ये स्लाइड हो गई। अब चलते हैं यार अगली स्लाइड पे। ऑलराइट, ओके, तो ये है यार हमारी अगली स्लाइड, सॉरी, हाँ, थिंकिंग अबाउट डेटा सिस्टम्स। तो यार इसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं, बट फिर भी मैं एक बता देता हूँ। उसमें बेसिकली यार बात की गई है कि दो चीज़ों के बारे में, डेटाबेस वर्सेस मैसेज क्यू, ठीक है। अब मैं बहुत डिटेल में इनमें नहीं जाऊंगा, बट फिर भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैसेज क्यू का मैंने बताया हुआ था, मैसेज क्यू क्या होता है। तो होता क्या है यार, मैसेज क्यू असल में से अगर मैं काफका की बात करूँ, काफका की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो काफका में क्या होता है यार, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स, जिनको हम ब्रोकर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रोकर्स, ठीक है। और इसमें कुछ होता है जिसको हम टॉपिक बोलते हैं, ठीक है। टॉपिक का मतलब होता है यार कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है जो डेटा प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो डेटा प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर, ठीक है। और कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन करता है, जो डेटा को कंज्यूम करता है, सिंपल सा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो डेटा लिखता है तो कहाँ लिखता है यार, कुछ टॉपिक होगा ना डेटा का, वो उसी टॉपिक में लिखेगा, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं टॉपिक। हर जब भी प्रोड्यूसर लिखता है उसे किसी टॉपिक में लिखना पड़ता है, ठीक है। और तो ये जो ब्रोकर होते हैं, हर टॉपिक के लिए इसमें से कोई एक मास्टर होता है, ठीक, बाकी सब उसके फॉलोअर होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है यार, अभी इसके अंदर पार्टीशन का कंसेप्ट आता है, अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं बता देता हूँ कि डेटा है जो कि हम लिखना चाह रहे हैं, इसके पार्टीशन हो जाते हैं कई। अब ये पार्टीशन अलग स्टोर होता है, पार्टीशन अलग स्टोर होता है, पार्टीशन अलग स्टोर होता है, ठीक है। और जैसे मान लेता हूँ कि लेट्स से इसके पार्टीशन है P1 P2 P3, ओके, P1 P2 P3, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मैंने P1 स्टोर कर दिया, यहाँ पे P2 स्टोर कर दिया, यहाँ पे P3 स्टोर कर दिया। अब क्या है, ऐसे चूँकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और यहाँ पे हम रेप्लिकेशन भी फॉलो करते हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है यार, डेटा अगर अब जैसे ये वाला कंप्यूटर ख़राब हो गया, ठीक है, तो P3 पार्टीशन तो हमारा चला गया, ये डेटा लॉस हो गया। अब क्या करेंगे, इसलिए ऐसे केस में हम इनको रेप्लिकेट करते हैं। जैसे P3 यहाँ है, P3 को हम यहाँ भी स्टोर कर लेंगे, P3 को यहाँ भी स्टोर कर लेंगे, P2 यहाँ है, इसको P2 यहाँ स्टोर कर लेंगे, ऐसे करके हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर ये मशीन जाए तो P2 में यहाँ से मिल जाए। अब हर पार्टीशन, जैसे P2 पार्टीशन यहाँ सेव है, P2 पार्टीशन यहाँ भी सेव है, तो हर पार्टीशन के लिए, ठीक है, हर पार्टीशन के लिए इन दोनों में से कोई एक मास्टर होगा, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल चेंजेस राइट किए जाएंगे, जो कि सारे राइट्स एक्सेप्ट कर रहा होगा। जब भी यूज़र कोई राइट करता है तो कहीं और ना राइट करके यहाँ मास्टर में राइट करता है, इस उस पार्टीशन के मास्टर में, ठीक है। तो और बाकी वाला फॉलोअर होंगे, दूसरा वाला ये फॉलोअर है जो कि यहाँ पे जो कुछ भी चेंजेस आए हैं उनको अपने अंदर रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। ऐसे कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, ये आप काफका अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप समझ जाएंगे। तो होता क्या है, जैसे मैं एक वो ले लेता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल। तो लेट्स से न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। न्यूज़, तो कुछ रिपोर्टर्स हैं, ये वाला रिपोर्टर जो है वो पॉलिटिक्स की न्यूज़ जनरेट करता है, ठीक है। ये वाला रिपोर्टर जो है वो आपके स्पोर्ट्स की करता है, तो इसका टॉपिक पॉलिटिक्स है, इसका टॉपिक स्पोर्ट्स है। तो मैसेज क्यू में क्या होगा यार, एक
क्यू होगा पॉलिटिक्स टॉपिक के लिए, ठीक है, एक क्यू होगा, ये मैं जस्ट दे रहा हूँ केवल ऊपर ऊपर का ओवरव्यू है एक तरह से। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर भी पार्टीशंस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। तो पॉलिटिक्स वाला पॉलिटिक्स वाले में लिखेगा, स्पोर्ट्स वाला स्पोर्ट्स वाले में लिखेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे, हम लोग जैसे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम सब्सक्राइब करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और मुझे पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है और मुझे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, तो मैं इन दोनों को मैंने सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो अब जब भी यहाँ कोई चेंज आएगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये यूज़र, इसको केवल ये पसंद है तो इसको केवल यही वाले चेंजेस मिल जाएंगे। तो यूज़र अपना अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको वो चेंजेस मिलते रहेंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो बस उतना सा था। अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इफ़ यू डिज़ाइनिंग अ डेटा सिस्टम और सर्विस अ लॉट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस अराइज। बिल्कुल परफेक्ट। तो यार बहुत बार क्या होता है कि हमें कोई बताता नहीं कि जब सिस्टम बन रहा होता है तो हमें क्या क्या सोचना है, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, तो बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाता है कि हम जान नहीं पाते कि यार कैसे सोचना है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको हल्का सा आइडिया लग जाए। बाकी जब हम सिस्टम बनाएंगे, जब हम एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या क्या क्वेश्चन किस किस ऑर्डर में जाना है, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में कैसे कैसे फ्लो कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए हम बोलते हैं जैसे हाउ डू वी इंश्योर द डेटा रिमेन्स करेक्ट एंड कंप्लीट इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग इंटरनली। हमने सिस्टम बनाया, कोई एक ख़राब हो गया, बट एक ख़राब होने पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंसी उस पर नहीं होनी चाहिए कि वो ख़राब हो गया तो हमारा पूरा सिस्टम ही ख़राब हो गया। समझ रहे हैं? मतलब अगर वो ख़राब हो गया तो उसकी जगह कोई और होना चाहिए जो उसका काम कर दे, ठीक है। तो इस तरह से हमें सिस्टम्स बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन में सोचना है कि डेटा हमारा करेक्ट हो मतलब वो ख़राब हो गया, अब डेटा मान लीजिए मिलना बंद हो गया, तो अब हमारे पास पुरानी डेटा पड़ा रह गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है, करेक्ट हो। फिर कह रहा है हाउ डू वी प्रोवाइड कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार कि हमने कहा कि यार ठीक है हम कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, कोई भी सिस्टम ख़राब हो जाए हम 10-10, 100-100, हज़ार रेप्लिका बना देंगे और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये वो करेंगे। लेकिन अब क्लाइंट कुछ डेटा मांग रहा है, अब चूँकि इतनी सारी प्रोसेस रन हो रही है, सिस्टम हो गया स्लो। अब स्लो हो गया तो बहुत धीरे धीरे डेटा हमें मिल रहा है क्लाइंट को, तो अपडेट क्लाइंट क्यों रुकेगा, वो तुरंत स्किप कर जाएगा। इसलिए हमें ये भी मेंटेन करना है कि गुड परफॉर्मेंस होनी चाहिए ताकि जो भी डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है उसे प्रॉब्लम ना हो, उसे बहुत देर तक वेट ना करना पड़े, बिकॉज लेटेंसी डू मैटर। ओके, देन हमें ये भी सोचना होगा कि यार अभी तो चलो सिस्टम हमारा मान लेते हैं अच्छे से चल रहा है। लेट्स से हमने ई कॉमर्स साइट बनाई या हमने कुछ साइट बनाई जहाँ पे लोग आते हैं और गिफ्ट्स खरीदते हैं या लेट्स से नए नए क्लोथ्स खरीदते हैं, ठीक है, क्लोथ्स खरीदते हैं। तो यार अभी आई दिवाली, अभी तक तो दिन में मुश्किल से 40-50 लोग खरीदते थे, दिवाली आई, ठीक है, लेट्स से 20,000 लोगों ने खरीद लिया। अब अगर आपके कंप्यूटर की इतनी पावर ही नहीं है कि वो 1,000 से ज़्यादा लोगों को एक साथ झेल पाए, तो यार 20,000 में तो आपके कंप्यूटर बैठ जाएंगे, राइट। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना कि अगर एकदम से बढ़ गया लोड तो हम क्या करेंगे, ठीक है। और एक अच्छी एपीआई कैसी दिखनी चाहिए हमें भी पता होना चाहिए। अब अच्छा कुछ चीज़ें हैं यार जो हम मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं डिज़ाइन करते वक्त, कि यार जो बंदा डिज़ाइन कर रहा है सिस्टम उसको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेगेसी सिस्टम डिपेंडेंसीज, अगर लेगेसी सिस्टम पे डिपेंडेंसी है तो वो मैटर करती है। लेगेसी सिस्टम क्या होते हैं यार, जो बहुत पुराने से पहले से लिखे गए हैं, लेट्स से ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ हो रही है और बहुत सारा लिख दिया जा चुका है तो ट्रांसफ़र करने में टाइम लगता है, और वो बड़े से सिस्टम जो होते हैं उन्हें हम लेगेसी सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। और उसे टाइम स्केल फॉर द डिलीवरी, अब लेट्स से मेरे पास केवल 2 दिन है और मैं बहुत अच्छा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत ही लेस लेटेंसी के साथ वो मेरे को क्लाइंट को आउटपुट देगा, बट उसको बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में मुझे 1 महीना लग जाएगा। तो यहाँ पे टाइम लिमिट आ जाती है कि यार वी कैंट, राइट। सो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और दिस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि यार ऑर्गेनाइजेशन का टॉलरेंस क्या है। जैसे कुछ कुछ सिस्टम क्या होता है ऑप्टिमाइज बना देते हैं, बट वहाँ पे क्या है थोड़ा सा डेटा लॉस होगा। तो अगर कंपनी कहती है इट्स ओके, मतलब थोड़ा बहुत डेटा लॉस हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हमारे कुछ और सिस्टम बनेंगे। और किसी ने कहा
कि यार डेटा लॉस नहीं होना चाहिए भले ही रिस्पॉन्स स्लो मिले, ठीक है, जैसे यार बैंक वगैरह में, है ना। तो इसके लिए सिस्टम अलग बनते हैं। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं हमारे सिस्टम को बनाने में, कि अगर चीज़ें अलग अलग हो गई तो हम सिस्टम भी हमें अलग अलग बनाना पड़ जाता है, ठीक है। और जाती 5वीं स्लाइड पे आ जाते हैं। तो यार ये स्लाइड से हम शुरू करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो हमने स्टार्टिंग में टॉपिक लिख रखा था कि राइट, तो जो हमने टॉपिक जस्ट अ सेकेंड, हाँ लिख रखा था कि रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, तो वो सब होता क्या है एक्चुअली में। ऑलराइट, तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो रिलायबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सिस्टम शुड वर्क करेक्टली, performing the correct function at the desired level of performance even in the face if adversity of adversity. Okay, there is some error. So हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स और इवन, ठीक है। तो यार ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक सिस्टम सपोज टू रन लेट्स से दिस फंक्शन, ठीक है, तो वो इस फंक्शन को रन करे, अगर कोई दूसरा सिस्टम ख़राब हो जा रहा है या कुछ और हो जा रहा है तो उससे इसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये रन करता रहे इस फंक्शन को और डिज़ायर्ड लेवल की लेटेंसी परफॉर्मेंस के साथ। अब ये नहीं है कि अभी ये 1 सेकंड में चल रहा था, कुछ टाइम बाद ये 2 घंटे में चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे डिज़ायर्ड लेवल पे रन होता रहे, वर्क सही से करता रहे, इतना ही हमें चाहिए होता है, ठीक है। सो सिस्टम शुड वर्क करेक्टली। ऑलराइट, स्केलेबिलिटी क्या है, एज सिस्टम ग्रोज देयर शुड बी रीजनेबल वे ऑफ डीलिंग विद दैट ग्रोथ। ऑलराइट, तो यार यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर लेट्स से सिस्टम ग्रो होता है आगे चल के, ठीक है, बहुत सारे लोग लेट्स से आ जाते हैं, और अभी जैसे रिक्वेस्ट डिपेंड करता है कि यार हमारा सिस्टम क्या है। तो मान लेते हैं हमारा सिस्टम हम डीबी में यूज़, डीबी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीड इज टू राइट रेशियो जो है हमारा वो लेट्स से x था, ठीक है, और लेट्स से 10 था, ठीक है, और हमारा डीबी है वो 20 तक झेल सकता है, ठीक है। तो अगर किसी भी टाइम पर रीड इज टू राइट रेशियो 30 हो गया तब हम क्या करेंगे, राइट। तो ये चीज़ को मैनेज करना कि अगर ये यहाँ से यहाँ बढ़ गया, या मान लेते हैं एक सिस्टम पे रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही थी पहले 40, राइट, और हमारा जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट पर सेकंड जो है हैंडल कर सकता है वो है लेट्स से 100। ऑलराइट, अब अगर किसी दिन रिक्वेस्ट पर सेकंड 150 हो गई तब क्या होगा। तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हमारा सिस्टम स्केलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्केलेबल, कि किसी तरह से अगर ये ऐसे बढ़ जाती हैं अजीब सी तो हमारा सिस्टम उसे हैंडल कर पाए, बिल्कुल डाउन ना हो जाए, राइट। तो ये चीज़ें हमें स्केलेबिलिटी की बात करती हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी, ये बात थी यार रिलायबिलिटी की, कि सिस्टम रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, और ये बात थी हमारी स्केलेबिलिटी की। यहाँ पे रख देता हूँ स्केलेबिलिटी की, ठीक है। तो ये 2 कंसेप्ट हमने जान लिए। रिलायबिलिटी क्या है, एक सिस्टम सही किसी फंक्शन को सही तरह से रन करता रहे, यही रिलायबिलिटी है, ठीक है। और डिज़ायर्ड आउटपुट के साथ, ऐसा नहीं है कि यार वो रन करना है बिल्कुल वो हो जाए, बहुत स्लो हो जाए, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। फिर आता है मेंटेनेबिलिटी। तो मेंटेनेबिलिटी के बारे में यार ये लोग क्या कहते हैं कि ओवर टाइम many different people will work on the system and they should all be able to work on it productively। तो यार मेंटेनेबिलिटी तो होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है, मैं कोड में A B C D ऐसे वर्ड यूज़ करता हूँ, वेरिएबल यूज़ करता हूँ, तो अगला बंदा आएगा उसको पता करना है कि A में क्या स्टोर है। अब वो पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ेगा, पूरा का पूरा सिस्टम जानेगा, उसे बहुत बहुत प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरना होगा इसको जानने के लिए कि सिर्फ A में क्या है, A है क्या, ठीक है। सिस्टम को बहुत ही रीडेबल बनाना है, बहुत ही मॉड्यूलर रखना है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो जैसे रीडेबल होना चाहिए, राइट, ये सब क्या है मैं अच्छे से बताऊंगा। दूसरा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल,
मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल इतना ज़्यादा वो नहीं है, ये मेंटेनेबिलिटी के लिए नहीं, ये दूसरी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये हम तब देखेंगे जब हम ये जानेंगे कि ये होता क्या है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, ताकि क्योंकि अगर अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हमने कोड लिखा, कल हम कंपनी छोड़ देंगे, ठीक है, फिर कोई नया बंदा आएगा, उसे उसी सिस्टम पे काम करना होगा, तो वो कैसे करेगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? मेंटेनेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो इस स्लाइड में बताए गए हैं, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, कि आगे ये कुछ एग्जांपल लेंगे और बताएंगे कि ये क्या होता है। ऑलराइट, ओके। सो शुरू करते हैं रिलायबिलिटी के साथ। सो कंटिन्यूइंग टू वर्क करेक्टली इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, दिस इज़ व्हाट रिलायबिलिटी इज़, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाता है तब भी काम करते रहना चाहिए। तो रिलायबिलिटी के बारे में मैंने क्या कहा, एक बार आप लोग भी लिख लीजिएगा ताकि आपको भी याद हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर डेफिनेशन हमारे अंदर फीलिंग में आ जाती है ना, तो उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कई जगहों पर। ये मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, और आगे चल के हम वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं क्योंकि हर दिन यूज़ होते हैं, सब यूज़ करते हैं, बट उसका एक्चुअल मीनिंग जानना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि वो वर्क करेक्टली करता रहे, राइट, इवन इफ थिंग्स गो रॉन्ग। ऑलराइट, अगर थिंग्स कुछ गड़बड़ जाती हैं, कोई सिस्टम, कोई पीसी, कोई पर्टिकुलर नोड मैंने वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। नोड जितने लोगों ने, अगर ये ये ग्राफ का नोड नहीं है, ठीक है, ये ग्राफ का नोड नहीं है, ये नोड है। जब हम बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच्ड हैं, तो वहाँ पे एक सिस्टम, एक सर्वर, उस पर जो रन हो रहा होता है उसे हम नोड बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो यार क्या कह रहा है, फॉर सॉफ्टवेयर टिपिकल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिलायबल एप्लीकेशन इंक्लूड्स। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं कि टिपिकल एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। तो यार पहली जो एक्सपेक्टेशन मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि एप्लीकेशन परफॉर्म्स द फंक्शन दैट द यूज़र एक्सपेक्टेड। एप्लीकेशन, अगर लेट्स से यूज़र ने कहीं पर किसी URI पे कैसे योर company.com/get अपॉइंटमेंट्स, लेट्स से ये कोई इंड पॉइंट था या ये कोई एक URL है जिस पे हमारा जो यूज़र है वो हिट करता है, इससे वो अपने उसमें ब्राउज़र में डालता है और हिट करता है, ठीक है, गेट करता है रिक्वेस्ट। तो उसे, आपके एप्लीकेशन को इसका डेटा रिटर्न करना है, वो भी एक डेफिनेट गुड परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है जो कि रिलायबल सिस्टम से की जाती है, और इट कैन टॉलरेट यूज़र मेकिंग मिस्टेक्स और यूजिंग सॉफ्टवेयर इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। तो रिलायबल सिस्टम से एक और एक्सपेक्टेशन की जाती है कि यार अब यूज़र को आपने ये अपनी वेबसाइट दे दी, ठीक है, वेबसाइट यूज़र सामने खुली हुई है, तो यूज़र यार नेम में 1 2 3 डालेगा, कभी नेम में @ डालेगा, कभी नेम में हो सकता है कुछ डाले ही ना, तो वो सॉफ्टवेयर को एक अनएक्सपेक्टेड वे में यूज़ करता है। तो आपके सिस्टम को हमेशा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि अगर यूज़र ने उसे अनएक्सपेक्टेड वे में यूज़ हुआ तो आपका सिस्टम डाउन ना हो जाए, ठीक है। आपको सारे के सारे एज केसेस जितने CP करते हैं उनको समझ में आता होगा कि यार एज केसेस हमें सारे के सारे देखने होंगे, राइट। फिर चलते हैं अगले पे। परफॉर्मेंस इज गुड इनफ फॉर रिक्वायर्ड यूज केस अंडर द एक्सपेक्टेड लोड एंड डेटा वॉल्यूम। सो अगेन सेम पॉइंट है कि यार अगर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, लेट्स से अभी रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे पास 100, अब थोड़े टाइम में आने लगी 1 मिलियन, लेट्स से, ऑलराइट। सो 1 मिलियन रिक्वेस्ट आने लगी हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं होता जनरली जब हम बनाते हैं, बट हो भी सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें हर केस के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, ठीक है। तो अगर ये इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि कह रहा है कि परफॉर्मेंस इज़ गुड इनफ,
परफॉर्मेंस वहाँ पे भी गुड होनी चाहिए, नो मैटर लोड कितना बढ़ जाता है, डेटा वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है या कितना ज़्यादा डेटा रिटर्न करना है, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट है, अगली एक्सपेक्टेशन, सिस्टम प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड अब्यूज। सो ऑफ कोर्स सिस्टम आपका रिलायबल है, रिलायबल का मतलब है कि यार जो ऑथराइज नहीं है वो भी आके डेटा ले जा रहा है, हैकर आके सारा डेटा निकाल ले जा रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो रिलायबल होने के लिए हमने 4 एक्सपेक्टेशंस देखी। पहली एक्सपेक्टेशन क्या थी, पहली एक्सपेक्टेशन बताइएगा। फंक्शन जो कि यूज़र ने एक्सपेक्ट किया है, फंक्शन जो कि यूज़र एक्सपेक्टेड है वो वैसे ही रन होना चाहिए। तो ये पहली एक्सपेक्टेशन है। दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है रिलायबल सिस्टम से, कि अगर यूज़र एप्लीकेशन को अनएक्सपेक्टेड वे में यूज़ करे, ठीक है, तो वो डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डाउन नहीं होना चाहिए क्या सिस्टम। ऑलराइट, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट हमने क्या देखी, परफॉर्मेंस। अगर लोड बढ़ जाए, ठीक है, ये डेटा वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक है, दोनों ही केस में किसी भी हालत में इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, राइट, डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। और चौथा लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, लास्ट पॉइंट था हमारा सिस्टम प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करना चाहिए। ऑलराइट, तो 4 पॉइंट हैं, फिर से एक बार बोल देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फंक्शन वैसे ही रन हो जैसे कि रन होना चाहिए था। ये किसके लिए, रिलायबल सिस्टम्स के लिए, रिलायबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस है, रिलायबिलिटी का सिस्टम आपका रिलायबल है या नहीं। तो फंक्शन जैसे रन होना चाहिए था वैसे रन हो। यूज़र अगर अनएक्सपेक्टेड वे में यूज़ करे तो आपका सिस्टम डाउन ना जाए, लोड बढ़े या वॉल्यूम बढ़े, परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस को तुरंत प्रिवेंट कर दे। इन्हें ये एक्सपेक्टेशन होती हैं हमारी एक एक रिलायबल सिस्टम से। ओके, तो यार एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे बतानी थी कि बहुत सारे लोग फॉल्ट्स और फेलियर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फॉल्ट क्या होती हैं और फेलियर क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे फॉल्ट वर्सेस फेलियर की, ठीक है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए हमें। तो यार थिंग्स कैन गो रॉन्ग आर कॉल्ड फॉल्ट्स। यहाँ पे देखो मेंशन किया गया, एंड सिस्टम्स दैट एंटिसिपेट फॉल्ट्स एंड कैन कोप अप विद देम आर कॉल्ड फॉल्ट टॉलरेंट और रेजिलिएंट। तो यार कोई भी चीज़ परफेक्टली फॉल्ट टॉलरेंट नहीं हो सकती, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमेशा फेल ही हो जाता है, राइट। अच्छा, तो फेलियर क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैंने नोट लगा रखा है कि फॉल्ट इज़ नॉट सेम एज फेलियर। A fault is usually defined as one component of the system deviating from its spec, whereas failure is when the system as a whole stops providing required service to the user. तो यार क्या है, जैसे एक मेरा सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे हमने डेटाबेस यूज़ किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमने मैसेज क्यू यूज़ किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमने थोड़ी सी कैशिंग यूज़ की हुई है, ठीक है, और जहाँ पे डेटा कई नोड्स में स्टोर है, ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, तीसरा नोड है, ठीक है, ये चौथा नोड है, और उनके अंदर कुछ कनेक्शंस हैं, ठीक है, लेट्स से वो स्टार स्कीमा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सॉरी ये रिंग स्कीमा से। तो यार इसमें अगर कोई एक सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है, कोई एक नोड फेल हो जाता है, ठीक है, या उसे जैसे वर्क करना चाहिए वो वैसे नहीं कर रहा, वो डेविएट हो गया, हल्का सा अपनी स्पेक से डेविएट हो गया, तो यार इन्हें हम बोलते हैं फॉल्ट, कि यार एक फॉल्ट आ गई, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंट हम कैसे बनाते हैं, अगर ये डेविएट हो गया तो ये वाला काम कर रहा है, राइट। बहुत सारे नोड हमने इसीलिए तो डिस्ट्रीब्यूट किया कि अगर ये दोनों फेल हो गए, ये दोनों, तो ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है फॉल्ट टॉलरेंट हो गया अभी सिस्टम आपका, ठीक है। आपका डेटा अगर यहाँ से गायब हुआ, यहाँ से गायब हुआ, बट वो यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ और यहाँ, राइट। तो फॉल्ट टॉलरेंट है कि फॉल्ट आई बट हमने टॉलरेट कर ली कि ठीक है, अब जब तक ये यहाँ से तब तक ये सर्व करता रहेगा, तब तक आप इसे रिप्लेस करके या सही करके वापस दोबारा अटैच कर दो और सिस्टम आपका वापस सही हो गया। अच्छा, फेलियर क्या है, फेलियर तब है यार जब आपके
सिस्टम में कहीं फॉल्ट आई और उस फॉल्ट की वजह से पूरा सिस्टम डाउन हो गया, ठीक है। अब जो कस्टमर था, ठीक है, लेट्स से जो कस्टमर था, वो कस्टमर आपका इससे ये हो गया, दुखी हो गया कि यार आपकी जो सर्विस आप कह रहे थे आप सर्विस दोगे, वो सर्विस अब आप नहीं दे रहे हो। तो जब पूरी की पूरी सर्विस डाउन हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं फेलियर, ठीक है, आपका सिस्टम फेलियर हो गया। तो बस इतना सा डिफरेंस है यार फॉल्ट और फेलियर में। और ओके, तो अभी आगे चलते। ओके, तो यार ये पॉसिबल नहीं है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट को ज़ीरो करें, ठीक है, क्योंकि सिस्टम जो हमारे होते हैं यार वो इतने परफेक्ट नहीं हो सकते। हम कुछ भी बनाते हैं वो अनरिलायबल ही रहता है, पूरी तरह से 100% रिलायबल कुछ भी नहीं हो सकता। तो यार हमारे पास जो पार्ट्स हैं, जो डीबीज हैं, जो अदर स्टैंडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड, वो अनरिलायबल है। तो हमारे पास क्या है, अनरिलायबल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑलराइट, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये अनरिलायबल हैं। तो फॉल्ट को तो यार हम फॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यार अगर फॉल्ट में ऐसा होगा तो हम सिस्टम रिलायबल कैसे बनाएंगे, फॉल्ट तो आती रहेंगी। तो हमने यार क्या कहा कि अगर फॉल्ट आएंगी तो हमें फॉल्ट से प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक्चुअली फेलियर से प्रॉब्लम है। फेलियर नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम फॉल्ट हुआ, में फॉल्ट आई तो दूसरा सिस्टम उसकी जगह ले लेगा, बट पूरा सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इन अनरिलायबल पार्ट्स को यूज़ कर कर एक रिलायबल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, और फेलियर फ्रीक्वेंसी को मिटिगेट करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये हम चाहते हैं। और हाँ, तो ये आपसे मैं कहना चाहता था कि नेटफ्लिक्स की उस मंकी के बारे में पढ़िएगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि टेस्ट करता है एक तरह से, बार बार गलत तरह से यूज़ करके आपके एप्लीकेशन को। तो इसके बारे में देखिएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। सो सॉरी, ऑल्दो वी generally prefer tolerating faults over preventing faults. There are cases where prevention is much better than cure. तो यार ज़्यादातर क्या होता है, अगर फॉल्ट आते हैं तो हम उसे क्योर करते हैं, बट बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे प्रिवेंशन अच्छा होता है। जैसे हैकर आ गया, अब हैकर आ गया, अब आप क्या करोगे। तो इसलिए ऐसे केसेस में हम कोशिश करते हैं कि प्रिवेंशन हो जाए, कि हैकर आ ही ना पाए तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हैकर आ गया तो पता नहीं क्या क्या करेगा। अब फॉल्ट्स यार कई तरह की होती है, एक हार्डवेयर फॉल्ट होती है, आपकी सॉफ्टवेयर फॉल्ट होती है, और एक ह्यूमन फॉल्ट, ह्यूमन भी फॉल्ट करते हैं, राइट। तो देखते हैं यार ये क्या होती हैं। ओके, तो यार इनको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उड़ाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें नहीं है, ठीक है। सो इन्हें मैं पढ़ता हूँ, साथ में आपके ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने इकट्ठा किए हैं उस बुक से। हार्ड डिस्क क्रैश, RAM becomes faulty, and power grid has a blackout, right? Someone unplugs the wrong network cable. These are the things that might happen in every day, right? Hard disks are reported as having mean time to failure of about 10 to 50 years. Thus, on a strong storage cluster of 10,000 disks, we should expect one disk to die per day. Alright, these are the stats that I got from the book. And so what we do, we add redundancy to the individual hardware components in order to reduce the failure rates of the system. अब हमने क्या किया यार कि हार्डवेयर के जो कंपोनेंट हैं उनमें रिडंडेंसी डाल दी। मतलब अगर मुझे पता है हार्ड डिस्क फेल होगी तो सेम डेटा इस हार्ड डिस्क के साथ साथ मैंने इस हार्ड डिस्क में भी रख लिया, तो अगर ये फेल हो गई तो मैं डेटा इससे निकाल लूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ें, इसे हम बोलते हैं रिडंडेंसी। अच्छा, इसके भी कई टाइप ऑफ डिस्क में भी सेटअप इन द रेट कॉन्फ़िगरेशन। यार रेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इसमें कुछ मिररिंग का कंसेप्ट आता है कि यार ऐसे करके 4 हैं, और मतलब रेट के भी कई टाइप होते हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा, मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। रेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक और होता है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो ये देख लीजिएगा। रेट कॉन्फ़िगरेशन में हम कर सकते हैं सर्वर में हैव डुअल पावर सप्लाईज। तो अगर यार पावर सप्लाई गलत, कोई बंदा गलत पावर ना अनप्लग कर दे, तो इसलिए हम एक
डुअल पावर सप्लाई कर सकते हैं कि अगर एक उसने गड़बड़ भी कर दिया तो दूसरा वाला पावर सप्लाई करता रहेगा और आपका सिस्टम डाउन नहीं होगा। उसके अलावा डेटा सेंटर्स में हैव बैटरीज एंड जनरेटर्स फॉर पावर बैकअप, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें। व्हेन वन कंपोनेंट डाइज द अदर कंपोनेंट कैन टेक इट्स प्लेस वाइल फर्स्ट वन इज गेटिंग फिक्स्ड। ठीक है, यही कंसेप्ट था हार्डवेयर फेल फॉल्ट्स का कि एक हार्डवेयर ख़राब हुआ तो हम दूसरा हार्डवेयर उसमें यूज़ करते रहेंगे जब तक पहला वाला फिक्स नहीं हो जाता। जैसे ही फिक्स हो जाएगा वो वापस आ जाएगा। दिस अप्रोच कैंट कम्प्लीटली प्रिवेंट फेलियर्स बट कैन कीप मशीन अप फॉर ईयर्स। या ऑफ कोर्स हो सकता है किसी दिन अर्थक्वेक आ जाए, सारी की सारी मशीन चली जाए। ठीक है, तो ये फेलियर से प्रिवेंट हमेशा नहीं कर सकता, बट ये होता है कि यार इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि सबका सब कुछ ही फेल हो जाए एक साथ। तो इसलिए बहुत टाइम तक, काफ़ी ईयर्स तक आपकी मशीन्स को अप रखता है, आपका सिस्टम अप रहता है। ठीक है, मोस्ट हार्डवेयर यू यूज़ फॉर रिडंडेंसी मोर चांस ऑफ फॉल्ट्स। यस ऑफ कोर्स यार, रिडंडेंसी डालने के लिए हमने बहुत सारे कंप्यूटर डाल दिए। ठीक है, एक कंप्यूटर था, हमने कहा रिडंडेंसी बढ़ाओ, एक और डाल दिया। फिर हमने कहा 5 हम कंप्यूटर यूज़ करेंगे ताकि 4 अगर फेल हो जाए तो 5वां। अब जैसे जैसे हम मशीन ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी तो बढ़ रही है ना। ज़्यादा मशीन फेल हो सकती हैं। अभी 2 मशीन के फेल होने का डर था, अब 5 मशीन के फेल होने का डर है। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि 2 में से कोई एक मशीन फेल हो जाएगी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कम होगी कि 5 में से कोई एक मशीन फेल हो जाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, राइट। तो ये है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक मैंने नोट डाल रखा था कि यार अ सिंगल सर्वर सिस्टम रिक्वायर्स प्लान्ड डाउन टाइम इफ़ यू नीड टू रिबूट द मशीन। ऑफ कोर्स अगर सिंगल सर्वर है और आपको रिबूट करना है तो यार आपको पहले से बताना होगा अपने क्लाइंट्स को कि इस टाइम पे मुझे अपना सिस्टम अपग्रेड करना है तो मैं रिबूट करूँगा, इसलिए इतने से इतनी देर तक आपकी सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। बट अगर आपका सिस्टम सिंगल सर्वर नहीं है, अगर उसके अंदर कई सर्वर हैं, तो यार मैं इन सर्वर से अपना काम करता रहूँगा और इसको अपग्रेड कर दूँगा। फिर मैं इससे और इससे काम करता रहूँगा, इसको अपग्रेड कर दूँगा। फिर मैं इससे और इससे काम करता रहूँगा और इसको अपग्रेड कर दूँगा। तो यहाँ पे हालांकि और भी चीज़ें जैसे हमें कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है अपग्रेड करते वक्त कि यार कंपैटिबल है, फॉरवर्ड कंपैटिबल है, फॉरवर्ड कंपैटिबल है या बैकवर्ड कंपैटिबल है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट वो हम आगे चल के देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। अभी मैं टर्मिनोलॉजीज आपके दिमाग में ये वर्ड डाल देना चाहता हूँ ताकि आप वापस जाके इनको थोड़ा थोड़ा सा देखें, ताकि जब मैं समझाऊँ तो सारा का सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, राइट। मैं वर्ड डालता हूँ पहले, उसके वो इसलिए कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो, क्योंकि मेरा काम आपको स्पून फीडिंग करना नहीं है। मैं चाहता हूँ आपको थोड़ी परेशानी हो ताकि आप इसे खुद ढूंढें और ताकि आप थोड़ी फाइट मारें, और जब मैं बताऊँ तो सारी की सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है, ये मैंने 2 नाम डाल दिए, देखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा कंपैटिबिलिटी के साथ साथ और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो यार अगर ये सब चीज़ें हैं तो हम धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपका जो भी सिस्टम है वो थोड़ी सी फेल कर सकता है तो यार इसको फेल कराया, इसको अपग्रेड किया, ये काम कर रहे थे, फिर मैंने इसको वापस ला के जोड़ दिया, अब तीनों अप हो गए। फिर मैंने इसको फेल करा दिया, अब ये दोनों अप थे। ठीक है, और ये दोनों पर काम कर रहे थे, जब तक ये डाउन था मैंने इसको अपग्रेड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने फिर से तीनों को अप कर दिया। फिर उसके बाद जब तीनों सिस्टम अप थे तो मैंने यार इसको फेल करा दिया। चूँकि मैं बार बार ये टॉलरेट कर सकता हूँ, मेरा सिस्टम टॉलरेट कर सकता है, तो वो इससे काम कर रहा था, उतनी देर में मैंने इसको अपग्रेड कर दिया, उसके बाद फिर इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो इस तरह से ही अपग्रेडिंग होती है अगर आपका सिस्टम एक फेलियर टॉलरेट कर सकता है, राइट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है आपको समझ नहीं आया होगा। जैसे कि मेरा 3 सिस्टम का 3 सर्वर वाला सिस्टम था, ठीक है, और मुझे इन्हें अपग्रेड करना था। तो मैं करता हूँ, चूँकि मैं जानता हूँ कि ये फॉल्ट टॉलरेंट हैं, ठीक है, ये एक सिस्टम फेलियर टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से दो टॉलरेट कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, फिर भी मैं 1-1 चलाऊँगा। एक वर्स्ट केस के लिए रख लेता हूँ, मैं इसको जानबूझकर फेल करवाऊँगा। ठीक है, तो सिस्टम इन दोनों से अपना काम करता रहेगा, और जब मैंने फेल करा दिया, इसको अपग्रेड किया, वापस इसको इसमें जोड़ दिया।
ठीक है, अभी फिर से तीनों चल रहे हैं, फिर मैं इसको फेल कराऊंगा, तब तक ये दोनों चलते रहेंगे, और फिर इसको अपग्रेड करूंगा, वापस जोड़ दूंगा, फिर तीनों चलना शुरू हो गए। फिर मैं इसको फेल कराऊंगा, अपग्रेड किया, वापस इसी में जोड़ दिया, फिर से तीनों चलना शुरू हो गए। तो इस तरह से मैं अपग्रेड कर सकता हूँ अगर फॉल्ट टॉलरेंट है। अगर फॉल्ट टॉलरेंट लेस से नहीं है, अगर एक ही सिस्टम है, यार इसको मैं कैसे फेल कराऊँ, सर्विस अनअवेलेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सर्विस अनअवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसे में जब मुझे अपग्रेड करना होता है तो हम उसको बोलते हैं प्लान्ड डाउन टाइम, कि यार सारे क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर दिया कि 8 बजे से 10 बजे तक सर्विसेज अनअवेलेबल रहेंगी। जैसे आपने कभी, जो लोग कोड फोर्स पे कंटेस्ट देते हैं उन्होंने देखा होगा, कभी कभी उन्हें दिख जाता है। तो ये चीज़ होती है यार, प्लान किया कि 8 से 10 हम इसको डाउन करेंगे और इसमें अपग्रेड करेंगे, इतने टाइम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है। ठीक है, अभी चलते हैं यार आगे कंसेप्ट पे। ओके, तो ओके सो अभी हम सॉफ्टवेयर एरर्स के बारे में बात करते हैं। तो हार्डवेयर एरर्स आर नॉट highly correlated, so it is very unlikely to happen that many machines fail at the same time. It's a very simple line, you might have got it already. So यार क्या कह रहा है कि हार्डवेयर जो हैं वो कोरिलेटेड नहीं होते, कि यार ज़रूरी नहीं एक सिस्टम फेल हुआ तो दूसरा सिस्टम भी फेल होगा, ठीक है, वो ऐसे कनेक्टेड नहीं होते। लेकिन जो लॉजिक्स होते हैं यार, जो सॉफ्टवेयर में जो लॉजिक लिखे होते हैं, जैसे कि मैं कोई वैल्यू यूज़ कर रहा था, ठीक है, और वो वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ हुई, इलास्टिक सर्च फेल हुआ, इसने रेज़ की एरर, अब इलास्टिक सर्च को कोई और यूज़ कर रहा था, वहाँ भी फेल हुआ, अब इसकी सर्विसेज कोई और यूज़ कर रहा था, कहीं और कोड में यूज़ हो रही थी, ये फेल हुआ। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर के मतलब कोड में, ठीक है, वो हाईली कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर एक फेल हुआ ना, अगर एक फेल हुआ देन दैट मेक्स द अदर पार्ट ऑफ अदर चंक ऑफ कोड फेल। तो सेकंड वाला फेल होता है, फिर ऐसे थर्ड, ऐसे कोरिलेशन की वजह से कई सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। और ये चीज़ होती है सॉफ्टवेयर एरर्स में। हार्डवेयर में ऐसा नहीं होता, हार्डवेयर में बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि एक साथ बहुत कुछ फेल हो जाएगा। There is a quick solution to the problem of systematic faults in the software, but some small things can help. तो यार बहुत ज़्यादा क्विक सोल्यूशन नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखें तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब भी हम सिस्टम बनाते हैं तो हम सारे एज केसेस, सारे एजम्पशन जो हम ले रहे हैं कि यूज़र इतने से इतने बीच रहेंगे, या इतनी रिक्वेस्ट आने वाली हैं, या इलास्टिक सर्च ऐसा होगा, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, या कुछ भी, तो हमें बहुत केयरफुली सोच के बनाना है, हर एक केस देखना है। टेस्टिंग बहुत थॉरोली की जाए, कि यार टेस्टिंग अच्छे से कर लो कि ये फेल हो जाता है, या ये होता है, या ये होता है, ये होता है। प्रोसेस आइसोलेशन करें कि यार एक प्रोसेस अगर फेल हो जा रही है तो वो दूसरे को ना अफेक्ट करें, आइसोलेशन कर दें। और प्रोसेस अगर क्रैश हो तो उसको क्रैश, और कुछ गड़बड़ हो तो क्रैश होकर रीस्टार्ट होना अलाउ करें, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो क्रैश हो फिर रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है, रीस्टार्ट हो जाएगी तो वापस अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी। और मॉनिटर करें, कॉन्टीन्यूसली एनालाइज करें सिस्टम का बिहेवियर, कब वो बहुत ही डेविएट हो रहा है अपने ओरिजिनल बिहेवियर से। तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो सिस्टम फॉल्ट को हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो यार ये चीज़ हो गई। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। ओके, तो अब आती है ह्यूमन एरर्स। सो ह्यूमंस जो होते हैं ना यार, वो मिस्टेक्स करने के बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। कभी कन्फिगरेशन में 4 की जगह 8 लिख दिया, या कभी कुछ भी कर दिया, मतलब टाइप करते वक्त, लिखते वक्त, कन्फिगर करते वक्त हमेशा गलती करते ही रहते हैं। तो ह्यूमन एरर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन्हें भी मिटिगेट करने के लिए कुछ कई चीज़ें हम फॉलो करते हैं, या कोशिश करते हैं कि हम जिसकी हेल्प से हमारी ह्यूमन एरर्स कम हो जाएं। हम हार्डवेयर एरर देखें, हमने देखा कि हार्डवेयर में क्या क्या होता है, फिर उसको मिटिगेट करने के लिए हमने रिडंडेंसी डाल दी। हमने सॉफ्टवेयर एरर देखी, उसको मिटिगेट करने के लिए हमने कुछ तरीके सोचे जो कि हमने अभी पहले डिस्कस किए थे। अब हम ह्यूमन एरर देख रहे हैं। ये 3 टाइप की एरर्स हो सकती थी। अब तीसरी एरर जो कि ह्यूमन एरर है, इसके हम कुछ
टेक्निक्स या टैक्टिक्स देखेंगे कि हम इसको कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें, मिटिगेट कर सकें, ठीक है। डिज़ाइन सिस्टम्स इन सच अ वे दैट मिनिमाइजेस अपॉर्चुनिटी फॉर एरर, ऑफ कोर्स बहुत सिंपल सी लाइन है। डिकपल द प्लेसेस वेयर पीपल कैन मेक मिस्टेक्स फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे कैन कॉज फेलियर्स। तो यार डिकपल करने का मतलब क्या होता है कि यार बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट ना रह जाए, ठीक है। तो अगर कहीं पर जैसे कोई एक सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम है, इसमें किसी भी पॉइंट पर कहीं पर फेलियर हो सकते हैं, जैसे यहाँ फेलियर हो सकते हैं, तो इस पॉइंट को हम बाकी सर्विसेज से डिकपल कर दें, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रखें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बाकी मतलब ह्यूमन एरर होने की वजह से जो दूसरी चीज़ें फेल हो जा रही हैं वो नहीं होंगी, तो ह्यूमन एरर का इफेक्ट भी हमें कम दिखेगा। टेस्ट हर लेवल पे थॉरोली करें, ये मैंने पहले ही बताया था। सॉफ्टवेयर एरर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ये ह्यूमन एरर्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अलाउ क्विक एंड ईजी रिकवरी फ्रॉम ह्यूमन एरर्स, जैसे उसमें हमने कहा था कि ये स्टॉप होकर दोबारा रिस्टार्ट हो जाए, वैसे यहाँ पे भी क्विक रिकवरी, ईजी रिकवरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सेटअप डिटेल्ड एंड क्लियर मॉनिटरिंग के बनाने से सॉफ्टवेयर एरर्स में भी हेल्प करते हैं। मॉनिटरिंग करने से यहाँ पे पता चल जाता है, मॉनिटरिंग से हम जो भी टेलीमेट्री होती है, जो भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती हैं, एरर रेट होते हैं, सब देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यार सिस्टम कब डेविएट हो रहा है, और जैसे ही हमें पता चलता है हम समझ जाते हैं कुछ ना कुछ एरर है, फिर एरर को ढूंढने में भी आसानी हो जाती है। इम्प्लीमेंट गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड ट्रेनिंग, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोड लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर कोड लिखने के लिए नहीं, कुछ भी किसी भी मैनेजमेंट के लिए हमें एक अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, और जब तक हम वो करते हैं एरर के होने के चांसेस घट जाते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं हम अगली स्लाइड पे, ठीक है। ओके, तो अभी आ जाती है यार स्केलेबिलिटी। तो यार इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है, तो यहाँ से हम अगले वीडियो में पकड़ेंगे। थैंक यू।